दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीजीटी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट। 43 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। चैनल पर आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर आपको पीजीटी केमिस्ट्री यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन हो तो चलिए देखते हैं हम अपना 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा एक कार्ब धात्विक यौगिक से व्युत्पत्तित होता है, कौन सा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से डेरिवेटिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न 3D श्रेणी के तत्वों में कौन सा संक्रमण धातु के अभिलक्षणों के अनुरूप गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि निश्चित आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा क्यू वी निम्न में से किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेल्टा यू के बराबर होगा। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बेसिसिटी कितनी होती है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारीयता पूछी गई है। तो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारीयता होती है 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य की किरणें निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण करती हैं। आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 75% पूर्ण होने का समय T75% एवं अर्धायु T½ इस व्यंजक से संबंधित है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, T75% इज इक्वल टू 2T½ आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न युग्मों यानी कि निम्न जोड़ों में से किस युग्म के तत्व एक ही आवर्त ब्लॉक में नहीं हैं। एक ही आवर्त ब्लॉक में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टाइटेनियम और टेल्यूरियम एक ही आवर्त ब्लॉक में नहीं है। अगला है हमारा, सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर क्या प्राप्त होगा। तो एस्प्रिन प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल को तो एस्प्रिन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये वाला कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिम शीतित H2SO4 50% के PT प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विद्युत धारा घनत्व वैद्युत अपघटन में NOD ऑक्सीकरण देता है। कौन देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, H2S2O8 मार्शल्स एसिड। अगला प्रश्न है हमारा, इसका IUPAC नाम पूछा गया। तो इसका IUPAC नाम आता है बाईसाइक्लो, जो दिया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण गैसीय अवस्था में अधिकतम है। किसका द्विध्रुव आघूर्ण गैसीय अवस्था में अधिकतम है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक निष्क्रिय गैसीय तत्व का प्रथम वास्तविक रासायनिक यौगिक बनाने हेतु नील बार्टलेट ने जिस शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यानी कि ऑक्सीकारक का प्रयोग किया था वो क्या था। तो वो था PTF6, इसका यूज़ किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि CH बॉन्ड लेंथ की लंबाई का सही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल के लिए निम्न तथ्यों में से कौन सा गलत है यानी कि सही नहीं है। यह प्रतिचुंबकीय है। दूसरा है, इसका आसानी से कमरे के ताप पर द्वितीयकरण हो जाता है। तीसरा है, यह कारों के उत्सर्जन में पाया जाता है। और डी कह रहे हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर NO पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसका आसानी से कमरे के ताप पर द्वितीयकरण हो जाता है। ये सही तथ्य नहीं है, सही फैक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि CO2 अणु के लिए काल्पनिक गति की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है सिस
डाइक्लोरोइथाइलिन और ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन के लिए Kc का मान दिया हुआ है। अभिक्रिया ट्रांस और सिस में इस प्रकार के लिए Kc का मान क्या होगा, यानी कि रिएक्शन को यहाँ पर पलट दिया गया है। तो अब इसके लिए Kc साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, तो इसका साम्य स्थिरांक का मान निकलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1.645 करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए उनकी मुख्य तथा एजीमुथल क्वांटम नंबर का योग 3 हो की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8। फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न यौगिकों के स्थायित्व के घटने का इनमें से सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको जब जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में उन टॉपिक्स वाइज हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, लेकिन बेसिक्स आपके अच्छे होना चाहिए। और क्वेश्चन आप पीजीटी केमिस्ट्री में तभी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के आने वाले पेपर में तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास एक ब्रॉड रिवीजन होगा। तो रिवीजन के लिए सारे टॉपिक्स हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ आपको 12th लेवल और बीएससी लेवल के सारे बेसिक्स आपको क्लियर करने स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सभी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जैसा कि इस पेपर को देखने से प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए कार्बधात्विक यौगिकों में उसे इंगित करिए जो अन्य 3 से आबंधी आधार पर भिन्न है। तो कौन सा आबंधी आधार पर भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन में कितने त्रिविम रसायन समावयवी संभव हैं, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 9 त्रिविम रसायन समावयवी यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स 9 संभव होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में किसमें उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सबसे अधिक होगा, 66। तो NaOH और HCl का उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा है। स्पेक्ट्रमी पद जिसके 2D जिसके लिए स्वतंत्र आयन को निरूपित करता है, जिस स्वतंत्र आयन को निरूपित करता है वह क्या है, स्पेक्ट्रमी पद 2D जिस स्वतंत्र आयन को निरूपित करता है वो क्या है, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, Cu2 पॉजिटिव यानी कि क्यूप्रिक आयन को ये डिनोट करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु 216 दिन है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। एक रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु 216 दिन है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 150 आई है, करके देखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय प्रबलता किसमें है, तो ये वाली ट्रिक तो आपको मालूम ही होगी, जिसमें CO सबसे ज़्यादा होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक एल्कीन जिसका अणु सूत्र C9H18 है ओजोनीकरण करने पर 2-ब्यूटेनॉन और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल देती है, यह एल्कीन कौन सी है। तो ओजोनीकरण का टॉपिक आप अच्छे से देखिए, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ओजोनीकरण से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, हो सकता है 2 भी आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2,2,4 ट्राईमेथिल 3 हेक्सीन। ये वाले एल्कीन का जब हम ओजोनीकरण कराएंगे तो ओजोनाइट बनेंगे। ओजोनाइट को जब हम Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक और H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका होगा ये रेडक्टिव ऑक्सीडेशन होगा, रेडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, जिसके तहत क्या बनेंगे हमारे 2-ब्यूटेनॉन और 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो 71 का ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा कि एसिटोफिनॉन तथा बेंजोफिनॉन का विभेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। एसिटोफिनॉन
और बेंजोफिनोन का विभेद इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आयोडीन क्षार आयोडोफॉर्म टेस्ट से किया जा सकता है इसका विभेद। क्यों? क्योंकि जो एसिटोफिनोन होगा उसमें COCH3 ग्रुप होगा, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। हम जानते हैं कि COCH3 यानी कि एसिटिल ग्रुप हो, या फिर CHOH CH3 ये वाला ग्रुप हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, यानी कि आयोडीन और क्षार के साथ पीला आयोडोफॉर्म क्रिस्टल बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिक्रिया दी है, यहाँ पर रिएक्शन दी है, +I2 है, तो प्रोडक्ट क्या है? तो इसका है आता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। देख लीजिए फिर से एक बार रिएक्शन, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि डेल्टा नॉट एक ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्राचल निरूपित करता, भाई कठिन हिंदी बड़ी कठिन है, तो CrH2 पॉजिटिव ये कोऑर्डिनेशन आयन एक दिया हुआ है के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 1.2 डेल्टा नॉट। अगला है हमारा कि यूरोट्रोपिन का उपयोग करके निम्न यौगिकों में से कौन बेंजल डिहाइड देता है? यूरोट्रोपिन का प्रयोग करके निम्न में से कौन बेंजल डिहाइड देता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेंजिल क्लोराइड। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्न अकार्बनिक बहुलकीय पदार्थों में किसका उपयोग प्रसाधनित चिकित्सीय अंतर रूपों को बनाने में किया जाता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिलिकॉन। इस यूज़ में इस सिलिकॉन का ये यूज़ होता है कि इनके जो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं इनका उपयोग प्रसाधनित चिकित्सीय अंतर रूपों को बनाने में किया जाता है। तो जो मेडिकल आपके कुछ मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ है, अंतर रूपों का क्या मतलब अब ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि मेडिकल यूज़ है इसका, सिलिकॉन का मेडिकल यूज़ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अर्धसेल अभिक्रिया दी हुई है, तो ये न्यूमेरिकल है पूरा। इसके लिए क्या होगा, तो जब कैलकुलेट करेंगे आप सब कुछ बेसिक क्लियर करके, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब एल्यूमिना के साथ नाइट्रोजन वातावरण में गर्म किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद क्या है? जब एल्यूमिना को कार्बन के साथ नाइट्रोजन वातावरण में गर्म किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद कौन सा है? तो ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला देखिए फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट पर आया। आयोडोफॉर्म टेस्ट पर अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो निम्न यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो ये देख रहे हैं हमारे पास CH3CHOH समूह उपस्थित है, तो यही आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। या तो ये वाला ग्रुप उपस्थित हो, या फिर क्या हो कि ये वाला हो आपका एसिटिल ग्रुप यहाँ पर उपस्थित हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। आयोडीन क्षार के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पीला क्रिस्टलीय पाउडर आयोडोफॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के जलीय सॉल के कोलाइडी कण कैसे होते हैं? साबुन के जलीय सॉल के कोलाइडी कण कैसे होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऋणावेशित। साबुन के जलीय सॉल के कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किसी अनुनाद प्रसंकर के अनुनाद ऊर्जा का मान, किसी अनुनाद प्रसंकर के अनुनाद ऊर्जा का मान 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सापेक्षिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है, निम्न नामों में से IUPAC के अनुसार कौन सा सही है? तो 82 का जब आप IUPAC लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब IUPAC लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथाइलीन प्लैटिनेट सेकेंड। फिर से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल है कि यदि समांग अभिक्रिया ये जो दी हुई है इसके लिए डेल्टा H इक्वल टू माइनस में 30 किलोजूल है, किलोजूल मोल इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया तो डेल्टा S की वैल्यू दी हुई है
जूल केल्विन -1 मोल इनवर्स, तो साम्य ताप का मान क्या होगा? तो भैया ये न्यूमेरिकल तो कमज़ोर हैं अपने, तो आप देख लीजिए इसको। इसका है 83 का ऑप्शन नंबर आता है हमारा डी करेक्ट। जब आप सॉल्व करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। तो ये था, एक पार्ट और बनाएंगे। इतने क्वेश्चंस थे हमारे इस वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहिए। पेपर जब भी हो, देखते हैं कि पेपर कब होगा। तैयारी करते रहिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपके लोगों को हेल्प करता रहूँगा। जो कुछ भी है इम्पोर्टेंट शेयर करता रहूँगा। टॉपिक वाइज मैं वीडियोस भी बनाऊँगा जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस के अनुसार आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।